हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस पर स्वागत है। आज हम जो है एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 9 के सभी चैप्टरों को अध्ययन करेंगे जो हमारे खासकर एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी में जो है पर्यावरण का एक सिलेबस दिया गया है। तो आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे जो संपूर्ण एनसीईआरटी कक्षा 9th का जितना मतलब 3 या 4 चैप्टर दिए गए हैं पर्यावरण के, उन सभी का जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खासकर जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो है हम आज पर्यावरण के सभी चैप्टरों को अध्ययन करेंगे और सभी क्वेश्चन की विशेषताओं को देखेंगे तथा उसके उसके प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर हम देखेंगे। तो इसी के साथ चलिए जो है आज के इस वीडियो में हम क्लास करते हैं। और एग्जाम्पलर जो बार-बार हम बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो एनसीईआरटी बुक का ही चैप्टर का सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुविकल्पीय पे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पिछले बार से जब जब से रेलवे में जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आने लगे तभी से जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है विकल्प बढ़ने लगा कि इसी से मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप पढ़ लीजिए, यहाँ से आप क्वेश्चन आते हैं और खासकर आते ही हैं कि यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है 30 से 40% इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में पर्यावरण में हम बता देना चाहता हूँ आपको कि पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो भूगोल का भी सब्जेक्ट है और साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का भी सब्जेक्ट है। और चलिए जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा विषाणु रोग नहीं है। तो हम बताएँ ना कि पर्यावरण ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जो है बायोलॉजी भी देखेंगे, फिजिक्स भी देखेंगे तथा भूगोल के भी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जीके के सभी क्वेश्चन अधिकतर आपको पर्यावरण में देखने को मिलते हैं। तो वही ना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा विषाणु जो है रोग नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है डेंगू विषाणु रोग नहीं है, एड्स विषाणु रोग नहीं है, टाइफाइड विषाणु रोग नहीं है। देखो उसके बाद चौथा दिया गया इन्फ्लुएंजा विषाणु रोग नहीं है। तो यहाँ पर जो है विषाणु मतलब होता है वायरस, वायरस संबंधित रोग नहीं है। तो हमारा वायरस से संबंधित रोग जो है टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड एक जो है जीवाणु से संबंधित होने वाला रोग है। तो टाइफाइड जो हमारा विषाणु संबंधित रोग नहीं है। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जीवाणु का नाम जो होता है साल्मोनेला, जो साल्मोनेला प्रकार का साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। मतलब जो टाइफाइड जो होता है उस जीवाणु का नाम जो है साल्मोनेला टाइफी, मतलब टाइफी नाम है उस जीवाणु का। तो उसी जीवाणु के द्वारा जो है टाइफाइड हमारा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? टाइफाइड एक जीवाणु रहित बीमारी है, ना कि विषाणु रहित बीमारी। तो इस प्रश्न का विकल्प सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा, वहाँ पूछा था कि जीवाणु विषाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया हैजा नहीं है, तपेदिक नहीं है, तो एंथ्रेक्स नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। मतलब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि वायरस मतलब इनमें से चारों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो वायरस से होने वाली बीमारी है। तो भी हम पढ़े यहाँ पर इन्फ्लुएंजा क्या था, इन्फ्लुएंजा एक वायरस संबंधित बीमारी था। और यहाँ पर हैजा, तपेदिक और एंथ्रेक्स जो था ये तीनों हमारा जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही होगा। इन्फ्लुएंजा जो हमारा होता है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से जो है संचरित नहीं होता। मतलब इनमें कौन सा रोग है जो मच्छर से नहीं फैलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है क्या, मस्तिष्क ज्वर, दूसरा दिया गया मलेरिया दिया गया, तीसरा दिया गया टाइफाइड दिया गया, चौथा दिया गया डेंगू दिया गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर से नहीं फैलता। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है जो टाइफाइड। टाइफाइड में पढ़े टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है। जो उस जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला। हमारा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा हमारा टाइफाइड बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, टाइफाइड। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। अब यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो वायरस से संबंधित होंगे या अन्य से संबंधित होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो जीवाणु से संबंधित होगा। तो इसी वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है। तो इसमें दिया गया टाइफाइड होता है, एंथ्रेक्स होता है, क्षय रोग होता है तथा मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो होता है एक हमारा ये प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी है। मलेरिया जो होता है ना जीवाणुओं से होता है, ना विषाणुओं से होता है। ये हमारा प्रोटोजोआ से संबंधित होता है। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा जो है ती-
यहाँ पर प्रश्न पूछना था, यहाँ पर गलती है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो टाइफाइड दिया गया, एंथ्रेक्स दिया है, क्षय रोग। ये तीनों बीमारी जो हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी है। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही होगा। अब देखो प्रोटोजोआ जो मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विलैक्स जो है विवैक्स के कारण होता है। देखो जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होता है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन जो है विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा होता है, मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो अभी हम पढ़े यहाँ पे देखो मलेरिया दिया गया, इन्फ्लुएंजा दिया गया, एड्स दिया गया, हैजा दिया गया। तो देखो मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? देखो प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है, एड्स वायरस के कारण होता है, हैजा जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर हमारा जो ए ऑप्शन सही होगा कि वह कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ प्राणियों के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही होगा मलेरिया। अब अगला क्वेश्चन में से कौन सा व्यक्ति के स्वस्थ या दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो है दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। तो विकल्प नंबर क्या क्या दिया गया? पहला दिया गया खांसी और जुकाम दिया गया, दूसरा दिया गया चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता जिसे कहते हैं, और तीसरा जो दिया गया हमें तंबाकू चबाना दिया गया, चौथा दिया गया तनाव दिया गया। तो प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो देखो दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। जैसे जुकाम खांसी होगा तुरंत ठीक, मतलब 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, चिकन पॉक्स होता है 15-20 दिन में ठीक हो जाता है, तनाव जो होता है ये भी जो है आप आपके मोटिवेशनल या माहौल जिस प्रकार होगा आप तनाव से जो है दूर छुटकारा पा जाएँगे। लेकिन तम्बाकू चबाना जो होता है ये हमारा दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। लोग तम्बाकू खाते हैं तो बाद में जो है कैंसर होने की संभावना होती है। तो हमारा विकल्प नंबर जो है सी ऑप्शन सही होगा कि तम्बाकू चबाना जो होता है ये दीर्घकालिक जो है मानव शरीर के स्वास्थ्य में प्रभाव डालता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन-सा संक्रमित व्यक्ति अपने संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकते हैं, मतलब कौन सा संक्रमित व्यक्ति हैं, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जिन जिन जो व्यक्ति को हुआ है तो यदि आप उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो आपको बीमारी हो जाती है। तो इसमें दिया गया पहला उच्च रक्तदाब, दूसरा दिया गया आनुवांशिक देखो अपसामान्यता दिया गया, तीसरा दिया गया छींक दिया गया, चौथा दिया गया उदर कैंसर दिया गया। तो इसमें जो है विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि छींक जैसे जुकाम जिसको हुआ रहता है तो ये वायरल संबंधित बीमारी है, या जुकाम संबंधित किसी व्यक्ति के पास आप परस्पर रह रहे हैं और उस व्यक्ति का जुकाम ठीक नहीं हो रहा तो आपको भी जुकाम होने की प्रबल संभावना होगी। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता, मतलब ऐसा कौन सा है जो जिनके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता। पहला दिया गया लैंगिक संसर्ग दिया गया है, दूसरा दिया गया गले मिलना दिया गया, तीसरा दिया गया स्तनपान दिया गया, दूसरा दिया गया है जो मतलब लास्ट ऑप्शन दिया गया रक्तदान दिया गया। तो एड्स नहीं फैल सकता, तो एड्स जो है हमें मिलाना जो है तो गले मिलाना के द्वारा हमें एड्स नहीं फैलता, मतलब विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है, गले मिलना। तो लैंगिक संसर्ग के द्वारा भी फैल सकता है, मतलब स्तनपान के द्वारा भी फैल सकता है तथा रक्तदान के द्वारा भी फैल सकता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो विषाणु औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणु जो दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि मतलब दिया गया है कि विषाणु औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि विकल्प नंबर दिया गया ए कि विषाणु जो होता है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं, दूसरा दिया गया विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर है, तीसरा दिया गया विषाणु में अपनी देखो जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया गया विषाणु जो होते हैं विषाणु के चारों ओर प्रोटीन से बना कवच होता है। तो विकल्प नंबर हमारा इसमें सही होगा सी ऑप्शन कि विषाणु जो होते हैं वो अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, मतलब उनकी जैव रासायनिक प्रणाली जो होती है बहुत कम होती है। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखो रोगजनक कालाजार का कारण होता है, मतलब कालाजार जो रोगजनक होता है किसके कारण होता है। अब इसमें दिया गया देखो एस्केरिस दिया गया है, दूसरा दिया गया देखो
ट्रिपनोसोमा दिया गया, तीसरा दिया गया लीशमैनिया दिया गया, चौथा दिया गया बैक्टीरिया दिया गया। तो हमारा विकल्प नंबर जो है काला ज्वार नामक बीमारी जो है लीशमैनिया के द्वारा होता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया कि लीशमैनिया काला जो है काला जार जो परजीवी के कारण होने वाली एक बीमारी, मतलब ये काला जार जो होता है ये परजीवी के कारण होती है। अब उस परजीवी का नाम क्या है? लिस्मेनिया नामक जो है परजीवी के द्वारा काला जार नामक रोग होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ये यदि आप छोटे छोटे से जो भीड़ भाड़ वाले तथा जो कम हवादार वाले घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। मतलब यहाँ दिया गया कि यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार वाले घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर दिया गया है कैंसर होने की संभावना है, दूसरा दिया गया एड्स होने की संभावना, तीसरा दिया गया वायु रहित रोग होने की संभावना, चौथा दिया गया हैजा रोग होने की संभावना है। तो हमारा विकल्प नंबर जो है सी ऑप्शन सही होगा कि यदि हम छोटे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रह रहे हैं या तथा कम हवादार वाले घर में रह रहे हैं तो उस समय जो हमें वायु वाहित रोग होने की संभावना होगी। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलती। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है जो मस्तिष्क ज्वार, देखो मस्तिष्क ज्वार या जो एनसेफेलिटिस दिया गया, उसके बाद निमोनिया दिया गया। तो हमारा विकल्प नंबर जो है ऐसा कौन सी बीमारी जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, तो निमोनिया जो होता है ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता ये, और बाकी डेंगू मलेरिया तथा मस्तिष्क ज्वर जो होते हैं ये मच्छर के द्वारा फैलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो प्रमुख नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया एक स्वच्छ स्थान में रहना, दूसरा दिया गया विकल्प की अच्छी आर्थिक स्थिति में रहना, तीसरा ऑप्शन दिया गया सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावना में रहना, तथा डी ऑप्शन दिया गया लास्ट में कि एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। तो यहाँ पर कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो प्रमुख नहीं है, तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है कि एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। देखो एक स्वच्छ स्थान पे आप रह रहे हैं तब भी आप स्वस्थ रहेंगे, एक अच्छी आर्थिक स्थिति में तब भी आप स्वस्थ रहेंगे, और सामाजिक समानता तथा मेल जोल में की भावना है तब भी आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहते हैं और आप किसी से मेल जोल नहीं है तथा एक अच्छी स्थिति में भी नहीं है तथा आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य जो है एक प्रमुख स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रहेगा। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन किया जाए, मतलब 4 विकल्प दिए गए जिनमें हमें गलत कथन का चयन करना। अब यहाँ पर दिया है देखो उच्च रक्तदाब अधिक वजन व्यायाम के ना करने के कारण होता है, मतलब उच्च रक्तदाब जो होता है अधिक वजन या व्यायाम के ना होने के कारण होता है। अब दूसरा विकल्प देगा आनुवांशिक देखो असमानताओं के कारण कैंसर होता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है कि अम्लीय भोजन खाने के कारण जो पेप्टिक जो वर्ड मतलब अल्सर का होना होता है, मतलब अम्लीय भोजन खाने के कारण जो है अल्सर नामक रोग होता है। उसके बाद तीसरा दिया गया है कि एक्ने जो होता है स्टेफाइनोकोकाई के कारण होता है। तो हमारा जो है यहाँ पर दिया कौन सा कथन मतलब कौन सा कथन है जो गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है कि अम्लीय भोजन खाने के कारण जो है अल्सर का होना होता है। मतलब आप अम्लीय भोजन खा रहे हैं तो अल्सर होगा नहीं, तो हमारा विकल्प नंबर जो है सी ऑप्शन सही है कि अम्लीय भोजन खाने पर अल्सर नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि वे मतलब यदि हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना है तो क्यों रोकना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया पहला कोई विकल्प कि बहुत तीव्र गति से गुणन करते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक होते हैं। उसके बाद तीसरा दिया गया कि काटते हैं और त्वचा की बीमारियां का कारण बनते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया विशेष कीट नहीं है। तो यहाँ पर दिया कि हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए क्योंकि देखो ये बहुत सी बीमारियों को रोगवाहक होते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है कि ये बहुत सी बीमारियों को जो है रोगवाहक होते हैं। तो विकल्प नंबर बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि आप अपने शहर में देखो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं, मतलब पोलियो उन्मूलन जो होता है उनके कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं, इसलिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन क्या दिया गया कि टीकाकरण जो होता है हमारा पोलियो फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है।
उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया पोलियो जो फैलाने वाले जीवों को जो प्रवेश रोक देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करता है। तीसरा दिया गया ये उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि यदि मतलब आप अपने शहर को पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं तो इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि यह देखो यह शरीर के रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा सी है, ऑप्शन सही है। वैसे तो टीका पोलियो फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं, तो मतलब टीकाकरण जो होता है और उसे एक प्रकार देखा जाए तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है। लेकिन सबसे सटीक ऑप्शन जो है या सही है सी ऑप्शन कि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करता है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है तो पोलियो संबंधी कोई भी बीमारी जो होगी तो हमको जो है होने नहीं देती। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। और इससे अधिकतर इस प्रश्न का क्वेश्चन जो अधिकतर बच्चे जो है डी ऑप्शन मार देंगे यदि एग्जाम में आ गया। लेकिन विकल्प नंबर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विषाणुओं से देखो हेपेटाइटिस रोग होता है, मतलब विषाणुओं के द्वारा हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचरित होता है? यहाँ पर दिया गया हेपेटाइटिस किसके द्वारा संचरित होता है? यहाँ पर दिया गया कि पहला दिया गया वायु दिया गया, दूसरा दिया गया जल दिया गया, तीसरा दिया गया भोजन दिया गया, तथा व्यक्ति संपर्क से दिया गया। तो हेपेटाइटिस रोग नामक बीमारी जो होता है ये जल के द्वारा फैलता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर की वेक्टर संवाहक, मतलब वेक्टर जो होते हैं संवाहक की सही परिभाषा कौन सी है? मतलब वेक्टर संवाहक की सही परिभाषा कौन सी है? अब यहाँ पर दिया गया कि वह जीव के संक्रामक कारकों को जो है एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे रोगग्रस्त मतलब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता है, मतलब संवाहक होता है। अब उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया कि देखो सूक्ष्म जीव जो बहुत से रोगों को फैलाते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति होते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन दिया रोगग्रस्त पादप होते हैं। तो यहाँ पर देखो वेक्टर संवाहक की सही परिभाषा कौन सी है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है कि सूक्ष्म जीव जो बहुत से रोगों को फैलाते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो आज के देखो आज के इस मतलब पहले चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पल कक्षा 9th के पर्यावरण के पहले चैप्टर में हम 18 क्वेश्चन किए जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो हम जो है पहले चैप्टर हम क्यों बीमार होते हैं तो उसमें 18 क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से किए। अब देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। यदि आप इसको भी देखना चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम में जो है मेधा क्लासेज के टेलीग्राम पर आप हिंदी में मेधा लिखेंगे और क्लासेज पूरा कैपिटल लेटर लिखकर जो है आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है ये पीडीएफ आप पा जाएंगे। अब देखो जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया ये भी जो वही मतलब उसी मतलब वही बहुविकल्पीय क्वेश्चन को शॉर्ट में दिया गया उसको करना आती है। यदि आप इसको भी करना चाहते हैं तो वहाँ से जो है ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम देखो पूरा जो इसका विस्तार से सभी का आंसर हम मतलब सभी का जो आंसर हम डिफाइन किए हैं। तो इसमें जो अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलाकर हमारा टोटल 25 क्वेश्चन था, जिसमें 18 क्वेश्चन हमारा जो है बहुविकल्पीय था। तो उन क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से किए। अब हमारा अगला चैप्टर क्या है? अब देखो इस क्लास में जो है हम कक्षा 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एग्जाम्पल वो भी पर्यावरण के जितने भी चैप्टर हैं उस सभी चैप्टर को हम आज की इस क्लास में ख़त्म कर देंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह बेहतर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो हमारा 14वां चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संपदा। अब देखो हम फिर बता देना चाहता हूँ पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जो है वो हमारा जो चैप्टर पर्यावरण है विषय कि उसमें देखो हमारा भूगोल भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, फिजिक्स का चैप्टर भी आता है, मतलब सभी विषयों का मिक्सचर एक पर्यावरण है, जिसमें हम भूगोल को भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं तथा भौतिक विज्ञान को भी पढ़ते हैं। तो हमारा मतलब 14वां चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संपदा। अब देखो ये चैप्टर जो हमारा पर्यावरण भूगोल से संबंधित है, लेकिन ये पर्यावरण के विषय में दिया गया है। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या दिया गया कि पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों के द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः होता है, मतलब पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है जिन विकिरणों के द्वारा होता है वह मुख्यतः होता है। अब यहाँ पर विकल्प नंबर 4 दिया गया कि सूर्य के आने वाले विकिरण के द्वारा होता है। दूसरा दिया गया पृथ्वी से वापस होने वाली विकिरण के द्वारा होता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया जल से वापस विकिरण के द्वारा होता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया पृथ्वी तथा जल में विकिरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों के द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः होता है कि पृथ्वी तथा जल में विकिरण के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता, मतलब यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? अब यहाँ पर दिया गया है कि बढ़ता है, घटता है,
उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया दिन दिन के समय बढ़ता तथा रात के समय घटता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया कि अप्रवाहित रहता है। अप्रभावित रहता है। तो हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही होगा। ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा दिन दिन के समय वो तापमान वो उच्च रहता तो रात के समय तापमान हमारा निम्न रहता। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन ओजोन में जो है परिवर्तित हो जाएँ तो क्या होगा? मतलब पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन जो ओजोन में परिवर्तित हो जाएँ तो क्या होगा? तो यहाँ पर दिया गया पहला विकल्प कि हम अधिक सुरक्षित होंगे, दूसरा दिया गया यह देखो विषाक्त तो हो जाएगी तथा जीवों को नष्ट करेगी। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया कि ओजोन स्थिर नहीं है अतः जो है या अविषालु हो जाएगी। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया लास्ट कि यह हानिकारक सूर्य विकिरणों को पृथ्वी पर पहुँचने में मदद करेगी तथा कई प्रकार के जीवों को जो नष्ट करेगी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर जो है यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन जो ओजोन में परिवर्तित हो जाएँगे तो हमारा विकल्प नंबर बी ऑप्शन सही है कि यह विषाक्त हो जाएगी तथा सभी जीवों को नष्ट कर देगी। अब उसके बाद अगला क्या क्या क्वेश्चन है कि निम्न कारकों में कौन-सा एक कारक प्रकृति में मृदा बनावट में पहल नहीं करता? मतलब निम्न कारकों में कौन-सा एक कारक प्रकृति में मृदा बनावट में पहल नहीं करता? तो इसमें दिया गया सूर्य, पहला विकल्प दिया गया सूर्य, उसके बाद दूसरा दिया गया जल दिया गया, उसके बाद तीसरा ऑप्शन पवन दिया गया, उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया पॉलीथीन के थैले। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है, पॉलीथीन के थैले कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारक है जो प्रकृति में मृदा बनावट में पहल नहीं करती? तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्या कि पॉलीथीन के थैले। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मिलते हैं वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं उनका नाम बताएं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर पहला दिया गया है कि जल और ओजोन के द्वारा मिलते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया जल और ऑक्सीजन के द्वारा मिलते हैं। सी ऑप्शन दिया गया ओजोन और ऑक्सीजन के द्वारा मिलते हैं। डी ऑप्शन दिया गया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा मिलते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा डी सी ऑप्शन सही होगा, ओजोन तथा ऑक्सीजन के द्वारा होता है। तो देखो द्विपरमाणुक ऑक्सीजन जो होता है उसे O2 के नाम से जाना जाता है, त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन को जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन के कुछ कंसेप्ट पढ़ें तो पाँचवें प्रश्न का जो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है कि ओजोन तथा ऑक्सीजन के द्वारा जो है ऑक्सीजन के मिलने पर ऑक्सीजन के दो रूप होते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होता? मतलब नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जो होता है वो किसकी उपस्थिति में नहीं होता? पहला ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन का जो है अपारमाणिक रूप के द्वारा नहीं होता कि बी ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन का तत्व रूप होता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया जल के द्वारा नहीं होता कि नाइट्रोजन के तत्व के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर हमारा ऑक्सीजन का तत्व के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होता? तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी ऑप्शन सही है कि ऑक्सीजन का तत्व के रूप में नहीं होता। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 7वां नंबर कि वर्षा प्रतिमान जो होता है किस पर निर्भर करता है? मतलब वर्षा प्रतिमान जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसमें दिया गया पहला विकल्प दिया गया भूमिगत जल पर निर्भर करता है, भूमिगत जल स्तर पर निर्भर करता है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर निर्भर करता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है किसी क्षेत्र के मानव समिति का घनत्व के प्रतिमान पर निर्भर करता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया है किसी क्षेत्र का प्रमुख मौसम होता है, मतलब किसी क्षेत्र का प्रमुख जो होता है मौसम होता है। तो इस वर्षा का प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर जो है निर्भर करता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि उर्वरकों और कीटनाशक मतलब उर्वरक जो होते हैं ये पीड़कनाशी की अधिक मतलब कीटनाशक नहीं पीड़कनाशी की अधिक मात्रा के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि मतलब उर्वरक में जो होते हैं ये पीड़कनाशी की अधिक मात्रा के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि विकल्प नंबर क्या-क्या दिया कि वे परिहितैषी होते हैं। उसके बाद दूसरा विकल्प क्या है हमारा कि कुछ समय बाद खेत के बंजर कर देते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन वे मृदा के लाभदायक अवयवों को प्रतिकूल पर असर डालते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन वही मृदा की उर्वरकता को नष्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा 8वें प्रश्न में जो हमारा विकल्प नंबर ए सही है कि वे परिहितैषी होते हैं मतलब उर्वरक और
पीड़कनाशी की अधिक मात्रा के उपाय की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि वे परहितैषी होते हैं। तो 8वें का जो है 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है कि वे परहितैषी होते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित के कारण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब वायु में नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं किन्हीं की उपस्थिति के कारण जो है कारण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसमें विकल्प नंबर क्या-क्या दिया गया कि मृदा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की जैविक प्रक्रिया के द्वारा, मृदा में पाए जाने वाले कार्बन की स्थिरीकरण जैविक की प्रक्रिया द्वारा या नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग के द्वारा या उन पौधे के द्वारा जिन्हें खेत में अनाज फसलों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं वो नाइट्रेट तथा नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं और मृदा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जीवाणु को जैविक प्रक्रिया के द्वारा। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति में चल रहे देखो जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन-सी एक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? मतलब प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन-सी एक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विकल्प नंबर क्या-क्या रहेगा? वाष्पन है कि वाष्पोत्सर्जन है कि अवक्षेपण है कि प्रकाश संश्लेषण है? तो जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है कि प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित नहीं है और वाष्पन भी सम्मिलित है, वाष्पोत्सर्जन भी सम्मिलित है तथा अवक्षेपण भी सम्मिलित है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है। निम्नलिखित में से किस कथन को आप उचित परिभाषा नहीं है? मतलब जल जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी सकती है, लेकिन निम्नलिखित में से किस कथन में उचित परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर दिया है कि जलाशयों में अवांछित पदार्थों का मिलाया जाना। उसके बाद बी ऑप्शन है जलाशयों में अवांछनीय पदार्थों को निकाला जाना। उसके बाद डी ऑप्शन है जलाशयों के दाब में परिवर्तन होना या जलाशयों के तापक्रम में परिवर्तन होना। तो हमारा जल प्रदूषण की परिभाषा नहीं मतलब नहीं जल प्रदूषण के परिभाषा का कथन उचित परिभाषित नहीं करता। विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही है कि जलाशयों के दाब में परिवर्तन होना और बाकी सभी ऑप्शन जैसे जलाशयों के तापक्रम में परिवर्तित होना ये भी सही है। जलाशयों में अवांछित पदार्थों का मिलाया जाना ये भी सही है। उसके बाद जलाशयों में देखो वांछनीय पदार्थों को निकाला जाना तो ये भी हमारा जल प्रदूषण के परिभाषा को उचित मानता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मतलब ऐसे कौन से विकल्प हैं जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो पहला दिया गया ए मीथेन नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है कि अमोनिया नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा अमोनिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन चक्र में कौन-सा चरण सम्मिलित नहीं है? मतलब कार्बन चक्र में जो है कौन-सा चरण सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर दिया गया प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित नहीं है, वाष्पोत्सर्जन सम्मिलित नहीं है, श्वसन सम्मिलित नहीं है कि जीवाश्म ईंधन को जलाया जाना। तो कार्बन चक्र में जो है हमारा वाष्पोत्सर्जन जो है सम्मिलित नहीं है और बाकी सभी प्रकाश संश्लेषण, मतलब श्वसन और जीवाश्म ईंधन को जलाना ये तीनों कार्बन चक्र में सम्मिलित है। अब उसके बाद अगला क्या ओज़ोन छिद्र का अर्थ होता है? विकल्प नंबर हमारा दिया गया ओजोन परत में एक बड़े आकार का छिद्र होना। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया ओजोन परत का पतला होना। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया ओजोन परत में जो है छितरे हुए छोटे छिद्र होते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया ओजोन परत में जो है ओजोन का मोटा होना। तो इसमें जो ओजोन छिद्र का अर्थ है कि ओजोन परत का पतला होना। तो विकल्प नंबर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है कि ओजोन परत का पतला होना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ओजोन परत का ह्रास हो रहा है क्योंकि मतलब ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है क्यों हो रहा है? तो इसमें विकल्प नंबर 4 दिया गया क्या-क्या दिया गया कि मोटर गाड़ियों का अत्यधिक उपयोग होना या जो औद्योगिक इकाइयों का अत्यधिक उपयोग होना, अत्यधिक निर्माण होना। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया मनुष्य निर्मित यौगिक का जिनमें जो फ्लोरीन तथा क्लोरीन के यौगिक का सम्मिलित होना, अत्यधिक उपयोग होना या जो अत्यधिक वनों की कटाई होना। तो हमारा ओजोन परत का जो ह्रास सबसे ज़्यादा हो रहा है वो मनुष्य द्वारा निर्मित जो फ्लोरीन और क्लोरीन के गैस जो होते हैं दोनों जैसे हम फ्रिजों में प्रयोग करते हैं, एसी में प्रयोग करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जैसी गैसों का यौगिक शामिल है जिसका अत्यधिक उपयोग होना ओजोन परत ह्रास का जो है एक कारण है। तो हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन-सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हो रही है? मतलब निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन-सी समस्या है जो हाल ही में उत्पन्न हो रही है? अब यहाँ पर दिया गया है कि ओजोन परत का ह्रास होना। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है ग्रीन हाउस का प्रभाव,
उसके बाद सी ऑप्शन वैश्विक उष्मरण उष्मरण, उसके बाद डी ऑप्शन दिया प्रोत्साहित। तो हमारा जो पर्यावरण की जो समस्याएं हाल ही में उत्पन्न हो रही है, ये तीनों के कारण हो रही है कि ओजोन परत का ह्रास होना, ग्रीन हाउस का प्रभाव होना, तो वैश्विक उष्मण मतलब वैश्विक जो ऊष्मा उत्पन्न करना। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है 16 का, कि ये तीनों द्वारा जो है पर्यावरण का हाल ही में समस्या का हल उत्पन्न कर रही हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जब हम साँस लेते समय वायु अंदर लेते हैं, मतलब जब हम साँस लेते हैं तो लेते समय वायु को जो है हम अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर चला जाता है। इस नाइट्रोजन का क्या होता है, मतलब जब हम साँस लेते हैं तो उसके साथ नाइट्रोजन गैस भी चली जाती है, लेकिन अंदर जाने पर हमें नाइट्रोजन गैस का कोई उपयोग नहीं होता, तो उस नाइट्रोजन का अंदर क्या होता है? अब विकल्प क्या-क्या दिया गया है कि यह न ऑक्सीजन के साथ जो कोशिकाओं में भ्रमण करता है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया कि यह साँस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया, यह केवल जो है नासिका कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाती है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या दिया है, कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रण जो होता है पहले पहले ही इतना अधिक है कि यह अवशोषित नहीं होता। तो जब हम देखो साँस लेते समय नाइट्रोजन या अन्य कोई भी गैस लेते हैं, तो यह जो साँस जब हम छोड़ते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो यह गैस हम बाहर निकाल देते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो ऊपरी मृदा में निम्नलिखित में से विद्यमान होते हैं, मतलब ऊपरी मृदा में से निम्नलिखित में से कौन विद्यमान होते हैं? अब यहाँ पर दिया गया केवल ह्यूमर तथा सजीव के द्वारा होते हैं। दूसरा देगा केवल ह्यूमर तथा मृदा कणिकाएँ के द्वारा होता है। तीसरा देगा ह्यूमर तथा सजीव तथा पादप के द्वारा होता है, या ह्यूमर सजीव मृदा मृदा कणिकाएँ के द्वारा होता है। तो हमारा ऊ ऊ देखो ऊपरी मृदा में निम्नलिखित में से विद्यमान होते हैं, तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है कि ह्यूमर मतलब ह्यूमर नहीं ह्यूमस ह्यूमस सजीव तथा मृदा मृदा कणिकाएँ के द्वारा विद्यमान होते हैं। अब ह्यूमस क्या है, तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को हम ह्यूमस कहते हैं, मतलब मिट्टी के सबसे ऊपरी परत जो होता है उसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 19 नंबर, कि सही क्रम मतलब सही सही क्रम का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है। उसके बाद जंतुओं में जैव कार्बन के द्वारा जो पादपों में जैव कार्बन हो जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पदार्थों में जैव कार्बन होता है। उसके बाद जंतुओं में जैव कार्बन होता है। उसके बाद मृदा में जो अकार्बनिक कार्बन होता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया जल में अकार्बनिक कार्बोनेट होता है। उसके बाद पादपों में जैव कार्बन होता है। उसके बाद जंतुओं में जैव कार्बन होता है। उसके बाद अपमार्जक होता है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या दिया गया हमारा कि जंतुओं में जैव कार्बन होता है। उसके बाद अपघटन होता है। उसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके पादप में जैव कार्बन होता है। तो सही क्रम हमारा जो है विकल्प नंबर बी ऑप्शन सही है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पादपों में जैव कार्बन होता है। उसके बाद जंतुओं में जैव कार्बन होता है। मृदा में अकार्बनिक कार्बन होता है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही है, बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा है, मतलब मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा है? पहला दिया गया जनक सेल जिसमें मृदा बनती है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया पादप दिया गया। उसके बाद सी ऑप्शन जंतु दिया गया। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया जीवाणु दिया गया। तो मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत जो होता है, जिसमें हम हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है कि जनक सेल जिससे मृदा बनती है। तो मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत जो होता है, विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है कि जनक सेल जो है जिससे मृदा बनती है। अब उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी में कुल धरातल पर कितना भाग जल से ढका है, मतलब पृथ्वी पृथ्वी की कुल कुल जो है धरातल कितने जल से ढका है। यहाँ पर देगा 75%, 60%, 85%, 50%। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के कितने भाग जो जल से ढका, तो पृथ्वी पर जल का भाग जो है 75% ढका है। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जैवमंडल के जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता, मतलब जैवमंडल में जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता? तो इसमें दिया गया उत्पादन के द्वारा नहीं होता, उपभोक्ता के द्वारा नहीं होता, घटक के द्वारा नहीं होता, कि वायु के द्वारा नहीं होता। तो जैवमंडल में जैविक घटक का निर्माण जो होता है हमारा वायु के द्वारा नहीं होता। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से जो क्या नहीं होता, मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होता? तो इसमें विकल्प नंबर क्या क्या दिया गया है
पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है। उसके बाद डी बी ऑप्शन दिया गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि होना है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया वैश्विक उष्मरण के द्वारा होता है या मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता के कारण होता है। तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या नहीं होगा? तो मरुस्थल में पादपों की प्रचुरता से जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से नहीं होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो है 23वें नंबर का विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापिस होती है? मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में उपस्थित होती है? तो इसमें दिया गया पहला विकल्प नंबर जीवाश्म ईंधन के जलने के द्वारा होती हैं, ये श्वसन के द्वारा होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती हैं, कवक के द्वारा होती है। तो ऑक्सीजन मुख्यतः वायुमंडल में वापिस जो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन वापिस होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण होता है, मतलब ठंडे मौसम में जो कम दृश्यता का कारण क्या होता है? पहला दिया गया जीवाश्म ईंधन का निर्माण होना, बी ऑप्शन दिया गया बिना दहन हुए कार्बन कण या वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन के द्वारा होता है। सी ऑप्शन देगा देखो पर्याप्त विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण होता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण होता है कि बिना दहन हुए कार्बन कण या वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन का होना। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बंजर सेल का लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है? तो इसमें दिया गया पहला विकल्प देगा मांस की वृद्धि होती है, फर्न की वृद्धि होती है, जीनोस्पर्म की वृद्धि होती है, शैवाल की वृद्धि होती है। तो इसमें देखो बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि का कारण जो होता है वो मांस के द्वारा होता है। विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है, मांस। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। तो इसमें विकल्प क्या क्या दिया गया कि जंतुओं में प्रजनन के कारण होता है, जलीय पौधों में अधिक वृद्धि के कारण होता है, जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया के दौरान होता है, या पोषकों की उपलब्धता के कारण होता है। तो जलीय पर्यावरण में जो विशेष तापक्रम का परिवर्तन का प्रभावित जो होता है वो विकल्प नंबर ए के द्वारा होता है, जंतुओं में प्रजनन के द्वारा होता है। तो 27 का विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है, मतलब मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया गया है कि वनों का विकास करके, वनों की कटाई करके, या उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके, या जंतुओं के द्वारा अतिचारण करके। तो हम मृदा अपरदन जो है वनों का विकास करके हम रोक सकते हैं, मतलब मृदा अपरदन जो होता है किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वनों का विकास करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति रहित मृदा पर जो है जब वर्षा होती है तो क्या होता है? मतलब वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है? अब यहाँ पर दिया गया है क्या कि वर्षा का जल मृदा के भीतर भली भांति रिस जाता है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया वर्षा का जल मृदा जो है सतह को हानि पहुंचाता है। उसके बाद सी ऑप्शन वर्षा पर जल की मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है वर्षा का जो जल मृदा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जो है हमारा 29 क्वेश्चन का जो वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है? तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है कि वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए जो हानिकारक है? अब यहाँ पर दिया गया फर्न के कारण हानिकारक है, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा हानिकारक है, चारा या आम का वृक्ष के कारण होता है। तो ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हानिकारक है? तो हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा हानिकारक है। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब देखो इस वाले चैप्टर में जो है हम पर्यावरण के दूसरे चैप्टर में जो है हम संपदा के चैप्टर में जो हम पर्यावरण के कुल 30 क्वेश्चन को हल किए, जो हमारा अध्याय नंबर 14 था। अब देखो उसके आगे हम हमारा अगला चैप्टर क्या है जिसको हम करते हैं। अब अगला चैप्टर और लास्ट चैप्टर क्या है कि खाद्य संसाधन में सुधार कैसे लाया जा सकता है, मतलब पर्यावरण का कक्षा 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9 के जो है तीसरे पर्यावरण चैप्टर है, मतलब तीसरे पर्यावरण के चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर में लगभग जो है 25 से 30 इसमें भी क्वेश्चन है उनको हम करते हैं तथा अपने एग्जाम को अच्छी तरह बनाते हैं। तो इस वाले चैप्टर में जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में तेल प्राप्त होता है, मतलब निम्नलिखित में से किस पौधे में तेल प्राप्त होता है? पहला दिया गया मसूर में प्राप्त होता है, दूसरा दिया गया सूरजमुखी के द्वारा प्राप्त होता है, या फूलगोभी में प्राप्त होता है, गुड़हल के द्वारा प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि तेल प्राप्त होता है वो सूरजमुखी के पौधे से प्राप्त होता है हमें तेल। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है कि सूरजमुखी के द्वारा प्राप्त होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा स्रोत है जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं माना जाता? पहला दिया चावल नहीं है, बाजरा नहीं है, ज्वार नहीं है, चना नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है
कि चना जो होते हैं ये जो है हमेशा चना दालें होते हैं, तो ये हमेशा प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो हमारा चावल, बाजरा, ज्वार जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। मतलब इसमें चार विकल्प दिए गए, इसमें गलत कथन हमें चुनना है। अब यहाँ पर दिया गया देखो, श्वेत क्रांति का अर्थ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। मतलब श्वेत क्रांति का अर्थ जो होता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। पहला दिया गया नील क्रांति का अर्थ होता है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया पर्यावरण गुणवत्ता के साथ जो समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखो संधारणीय कृषि कहलाती है। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया कि उपरोक्त में से कोई ऑप्शन मतलब कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन गलत है, तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो देश की खाद्य समस्या के हल के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है कि उत्पादन का बढ़ाना तथा खाद्यान्न का भंडारण करना। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है कि लोगों को आसानी से खाद्यान्न का मिलना। उसके बाद सी ऑप्शन दिया है कि लोगों के पास अन्य मतलब खरीदने के लिए धन का होना। तो इसमें जो है देश की खाद्य समस्या के हल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन आवश्यक है, तो अर्थात बी हमारा डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अब उसके बाद अगला क्या दिया गया कि सही वाक्य को चुनिए। पहला दिया गया है कि संरक्षण का अर्थ जो आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच जो क्रॉसिंग करना। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया कि दो किस्मों के बीच जो होता है किए जाने वाला संकरण जो होता है देखो अंतः स्पीसीजी संकरण कहलाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है कि किसी पादप में जो वंचित वंचित गुणों वाले जीन डालने में जो वो आनुवांशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया कि दो स्पीसीजों में जो है पौधों के बीच संकरण किए जाने वाले अंतः वैरायटी संकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या जाए सही वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पर देखो संरक्षण नहीं संकरण होगा। संकरण का अर्थ जो होता है आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच जो क्रॉसिंग करना। तो हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा विकल्प जो है दिया गया कि किसी पादप में वंचित गुणों वाले जीन डालने से आनुवांशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होता है। तो विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो उसमें जो है विकल्प नंबर हमारा पहला तीसरा किस विकल्प में दिया गया है। तो पहले में दिया गया पहला और तीसरा, तो हमारा विकल्प नंबर पहला और तीसरा सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि खरपतवार जो है फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करती हैं। विकल्प नंबर क्या क्या दिया गया, वृद्धि करने से पहले ही खेत में पादप को नष्ट कर देती हैं, पादप की वृद्धि को प्रभावित करती हैं, उसके पादप के अन्य संसाधनों को प्रतियोगिता के कारण जो पोषक पदार्थों की उपलब्धता में कमी कर देती हैं। तो हमारा जो खरपतवार जो होता है फसलों को ये सभी कारणों के द्वारा प्रभावित करती हैं। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही है कि उपरोक्त सभी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी की निम्न जातियों स्पीसीजों में से कौन सी स्पीसीज इटली की है। मतलब मधुमक्खी की निम्नलिखित में से कौन सी जाति है जो इस इटली की है, स्पीसीज जो है ये इटली की है। अब इसमें दिया गया एपिस डर्मेटा दिया गया, उसके बाद एपिस फ्लोरी दिया गया, उसके बाद एपिस सेरना इंडिका दिया गया, उसके बाद एपिस मेरीफेरा दिया गया। मतलब मधुमक्खी की ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो इटली की हैं। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है कि एपिस मेरीफेरा जो है ये इटली की जो है प्रजातियां। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य के बारे में सही वाक्य चुनिए। यहाँ पर क्या कह देगा कि खाद्य में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है कि यह रेतीली मृदा में जलधारण की क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद सी ऑप्शन यह चिकनी से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता करती है। उसके बाद दिया गया इसका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को प्रदूषण करता है क्योंकि यह जंतुओं को उत्सर्जन अपशिष्ट से बनी होती है। तो यहाँ पर जो खाद्य के बारे में सही विकल्प हमारा पहला और दूसरा सही है कि खाद्य में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है और यह रेतीली मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। तो विकल्प नंबर हमारा पहला दूसरे ऑप्शन में दिया गया, तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है। अब उसके बाद अगला क्या है कि पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है। मतलब पशुपालन जो होता है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है कि कृषि कार्य के लिए किया जाता है या मांस उत्पादन के लिए किया जाता है कि अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो हमारा जो किसी पशुपालन जो होता है ये दूध उत्पादन और कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। तो हमारा विकल्प नंबर हमारा इसमें पशुपालन विकल्प नंबर पहला और दूसरा इसमें कहीं दिया नहीं, पहला और दूसरा
नहीं, पशुपालन जो मांस मांस के लिए भी किया जाता है, लेकिन अंडा उत्पादन जो है, अंडा उत्पादन के लिए पशुपालन नहीं किया जाता। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प नंबर किसमें है? पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प नंबर ए में दिया गया। तो 9वें का जो हमारा विकल्प नंबर ए सही है कि दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, कृषि उत्पादन के लिए किया जाता था, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अब उसके बाद अगला क्या है कि निम्नलिखित में से पशु भारतीय हैं, मतलब इसमें दिया गया पशु की प्रजातियाँ दिया गया, इसमें कौन से पशु जो भारतीय हैं। अब इसमें दिया गया बॉस इंडिकस दिया गया है, बॉस डोमेस्टिका दिया गया, उसके बॉस बुबेलिस दिया गया, उसके बॉस दिया, मतलब बॉस बुल्गैरिस दिया गया। तो विकल्प क्या क्या देगा? बॉस इंडिकस, बॉस बुल्गैरिस, बॉस डोमेस्टिका और बॉस बुबेलिस दिया गया। तो विकल्प नंबर जो हमारा बॉस इंडिका और बॉस बुल्गैरिस जो होता है, ये हमारे भारतीय पशु की जातियाँ। तो विकल्प नंबर हमारा ए और तीसरा किसमें? ए और तीसरा विकल्प नंबर ए में दिया गया, तो हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है। अब इसमें दिया गया निम्नलिखित में कौन सी विदेशी नस्ल की है? इसमें दिया गया है बॉर्न, विकल्प नंबर ए बॉर्न दिया गया, जर्सी दिया गया, उसके बाद ब्राउन ब्राउन जो होता है ब्राउन स्विस, उसके बाद जर्सी स्विस। तो हमारा जो है ऐसी कौन सी नस्ल है जो विदेशी है? तो हमारा जो है दूसरा जर्सी और ब्राउन स्विस जो होता है, ये हमारा विदेशी नस्ल की भैंसें हैं। मतलब जर्सी जो होती है गाय होती है, या जर्सी भैंस भी बोला जाता है, और ब्राउन स्विस स्विस जो होता है, ये भी एक विदेशी नस्ल है। तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन जो है, पहला जर्सी और ब्राउन स्विस जो होता है, ये विदेशी नस्लें हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। अब उसके बाद अगला दिया है कि मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? मतलब मुर्गी पालन जो होता है किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, पंख उत्पादन के लिए किया जाता है, चिकन मांस के लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। तो हमारा जो है मुर्गी पालन जो होता है, ये अंडा उत्पादन तथा चिकन मांस के लिए किया जाता है। तो विकल्प नंबर पहला और तीसरा किस विकल्प में सही है? ए में सही है, ए में है। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है कि अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए किया जाता है। अब उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर, कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी। देखो कुक्कुट जो है मुर्गी निम्नलिखित रोग जनकों में से किसके प्रति जो है सुग्राह्य होती हैं? पहला दिया गया विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा। तो इसमें जो है हमारा कुक्कुट या मुर्गियाँ जो होती है रोग जनकों के प्रति जो है सुगाह होती है। विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है कि उपरोक्त में से सभी। विषाणुओं के द्वारा भी होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, कवक के द्वारा। तो इसीलिए जो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है कि उपरोक्त सभी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करते हैं? अब यहाँ पर दिया गया रोहू दिया गया, मृगल दिया गया, सामान्य कार्प दिया गया, कतला दिया गया। तो विकल्प नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? तो डी ऑप्शन सही है। कटला कोई मछली होती है, वो जो है जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया है? मतलब पशुपालन में निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया? पहला दिया गया पशु प्रजनन, दूसरा दिया गया पशुधन दिया गया, उसके बाद पशुओं का संवर्धन दिया गया, उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया पशुओं का पालन पोषण दिया गया। तो हमारा जो है विकल्प नंबर पशुओं में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया है? तो विकल्प नंबर देखो पहला पशु का प्रजनन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है पशुधन, उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है पशुओं का पालन पोषण। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर क्या क्या दिया गया? देखो निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया? तो इसमें दिया गया पशु प्रजनन के द्वारा प्रजनन करना, पशुओं का संवर्धन करना, या पशुओं का पालन पोषण करना, या पशुधन करना। तो देखो पशुओं का पालन पोषण वैज्ञानिक प्रबंधन पशुओं का पालन पोषण भी वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन हमें कुछ मतलब कंफ्यूज हो रहा तो इस क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे कि इसका क्या विकल्प नंबर अगले वीडियो में। जब हम अगला वीडियो लाएंगे पर्यावरण में तो इस वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो इस प्रश्न का क्या क्या मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें हमें देखो पशुधन तथा पशु का पालन पोषण भी करना, ये पालन पोषण करना, तो सरकार इस पर रोक भी नहीं लगा सकती, तथा पशुओं का संवर्धन तथा पशुओं का प्रजनन। तो इसमें पशुधन मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब पशुओं का पालन पोषण हमें लगता है कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन मतलब प्रबंधन किया गया, लेकिन पशुओं का पालन पोषण नहीं किया गया। तो विकल्प नंबर जो हमारा पहला
पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा जो है विकल्प नंबर ए में दिया गया, तो हमें लगता है लगभग ये विकल्प नंबर ए ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन पशुओं का पालन-पोषण इस पर सरकार नहीं रोक सकता, तो विकल्प नंबर हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो सकता है। इस क्वेश्चन को जो हम अगला पर्यावरण का जब हम क्लास करेंगे तो उसमें जो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से बताएँगे। वैसे ये हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही लगता है 90%। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक पोषक जो उर्वरकों और मतलब उर्वरकों में उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा आयरन। तो इस देखो पोषकों में कौन सा पोषक उर्वरक नहीं है, तो यहाँ पर आयरन जो होता है ये वो पोषक तत्व नहीं होता, तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। मतलब अन्य जो होता है उनके भंडारण के लिए नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। पहला दिया गया भंडारण कक्ष की भली-भांति स्वच्छता करना, उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया उत्पादन को अच्छी तरह सुखाना, उसके बाद तीसरा दिया गया धूमन, उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो अन्य भंडारण को नियंत्रित और रोकथाम करने के लिए हम भंडार कक्ष की भली-भांति स्वच्छता करना तथा उत्पादन की अच्छी तरह सुखाना तथा धूमन करना, तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है। तो आज की इस क्लास में जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल पर्यावरण कक्षा 9 के जो है हम सभी चैप्टर को अच्छी तरह समझे तथा उसके सभी क्वेश्चन की विशेषताओं को देखें तथा प्रत्येक क्वेश्चन का हम सटीक आंसर को हम अच्छी तरह डिफाइन किए। इसी के साथ जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा अगला क्लास पर्यावरण का आएगा तो उसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल कक्षा 10 के जो है सभी चैप्टर को एक ही वीडियो में जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।